नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ और इसी वेल्थ को सहेज कर रखने के तमाम तरीके हम बताते हैं अपने इस खास शो आपका डॉक्टर में। आपका घुटना कितना ठीक है, क्या आपके घुटने को कहीं इलाज की जरूरत तो नहीं है और कहीं आप घुटने के दर्द को अनदेखा तो नहीं कर रहे, क्योंकि लंबे समय से अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको तुरंत किसी घुटने के एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत है। आज हमारे साथ देश के 3 बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो आपको घुटने के दर्द से राहत के लिए सलाह देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर पलाश गुप्ता, डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक्स यूनिट मैक्स शालीमार बाग, और दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर रमणीक महाजन, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स मैक्स स्मार्ट साकेत, और मुंबई से हमारे साथ हैं मिलिंद पाटिल जो डायरेक्टर हैं रिवाइवल बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल ठाणे मुंबई। सबसे पहले डॉक्टर मिलिंद, आपसे ये सवाल होगा मेरा कि रोजाना कड़ी मैक्स स्मार्ट साकेत और मुंबई से हमारे साथ हैं मिलिंद पाटिल जो डायरेक्टर हैं रिवाइवल बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल ठाणे मुंबई। सबसे पहले डॉक्टर मिलिंद, आपसे ये सवाल होगा मेरा कि रोजाना कड़ी एक्सरसाइज अगर कोई करता है तो क्या इससे भी घुटने की समस्या हो सकती है, और अगर कोई टफ एक्सरसाइज कर रहा है तो किस तरह का एहतियात उसको बरतना चाहिए? रोज की कसरत करना ये सेहत के लिए अच्छी बात है। इसकी वजह से वजन कंट्रोल में रहता है और हमारी हड्डियां एवं मसल्स यानी स्नायु स्ट्रांग मजबूत हो जाते हैं। मगर कभी कभी कसरत करने से हमारे जोड़ों के अंदर जो कार्टिलेज नाम का एक कुशनिंग मटेरियल है वो घिस जाता है। वो मटेरियल जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है, यानी जो जंपिंग एक्सरसाइज है स्पेशली हार्ड कोर्ट पे, हार्ड सरफेस पे जंप करने से घुटने के कार्टिलेज खराब हो जाते हैं। इसलिए रोज की कसरत में ये बहुत जरूरी है सोचना कि हम सही तरीके के शूज पहन रहे कि नहीं। सही तरीके के शूज पहनेंगे तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शरीर के बाहर होगी। ऑल्सो कभी कभी बैडमिंटन या ऐसे गेम खेलने के लिए या डांस करने के लिए जो वुडन सरफेस रहते जो शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं, वैसे सरफेस पे डांस या बैडमिंटन खेलना चाहिए। डॉक्टर रमणीक महाजन, आपसे दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों और कब पड़ती है? जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारा जो नी है वो अगर ये बोन है तो इस बोन के ऊपर ये कार्टिलेज होता है और ये इसका स्प्रिंग कुशन जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, कुछ लोग कार्टिलेज बोलते हैं। धीरे धीरे स्टेजेस में देखें तो ये घिसना शुरू हो जाता है। जब ये घिसता है हड्डी की बनावट चेंज हो जाती है तो एक स्टेज आती है जब पूरी तरह से रुकना खराब हो गया। इस स्टेज में कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो अगर हमारा पेशेंट इतना लेट आया है कि उसका घुटना इस स्टेज पे है तो नी रिप्लेसमेंट के अलावा हम उसको कुछ ऑफर नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को टाइमली हमारे पास आना चाहिए। जब उसकी बीमारी शुरुआत हुई है तभी शायद हम घुटने को बचा सकते हैं। अगर आखिरी स्टेज में आएंगे तो फिर शायद नी रिप्लेसमेंट ही करना होगा। बिल्कुल, तो टाइम बहुत जरूरी है। जब आपको पता चल जाए कि समस्या है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पलाश, अमूमन जब लोग इस तरह के बड़े ऑपरेशंस करवाते हैं तो यही सोचते हैं कि अब हमने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करवा लिया है, लाइफ कितनी होगी इसकी, लाइफ ऑफ इम्प्लांट कितना होगा, क्या हम अब बाकी की जिंदगी ढंग से गुजार पाएंगे कि नहीं? देखिए, तकरीबन सारे के सारे मरीज ये सवाल जरूर करते हैं कि जो घुटना लगा रहे हैं ये कितने साल चलेगा, इसकी लाइफ क्या होगी जी। तो जो हमें समझना है कि घुटना एक तरह का नहीं, घुटने कई तरह के होते हैं। जो एक आम मरीज को पता नहीं होता, उसको लगता है कि एक ही घुटना है जो सब में लगाया जा रहा है। किस मरीज में कौन सा घुटना लगना चाहिए ये उसकी उम्र, उसका वजन, उसकी जरूरतें और उसकी ख्वाहिशों को ध्यान में रख के लगाया जाता है। तो आज की तारीख में जो घुटने हैं वो 15 साल से लेकर 40 साल तक इजीली चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा घुटने का इस्तेमाल करें। तो मतलब लाइफ ऑफ इम्प्लांट को लेकर कोई चिंता ऐसे नहीं होनी चाहिए लोग अगर इस तरह का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करवा रहे हैं। साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगला सवाल मेरा डॉक्टर मिलिंद से है। डॉक्टर, ये बताइए कि क्या कुछ खास ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस का डर किसी के जीवन में बढ़ सकता है? आर्थराइटिस या बीमारी जो है वो होने के लिए बहुत वजह होती है। कभी कभी ये जीन्स की वजह से होती है, क्योंकि जो पेशेंट रहता है, जो व्यक्ति रहता है, उन्होंने अपने दादा परदादा पुरखों से क्या जीन्स लाए हैं
उसके अनुसार डिसाइड होता है कि ये बीमारी उसे होगी कि नहीं होगी। इसके साथ जो खेलों में ज्यादा करके मार लगने की या इंजरी होने की संभावना रहती है, जो खेलों में हार्ड सरफेस पे हमें भागना, दौड़ना या जंप करना पड़ता है, वो खेलों में कभी कभी ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी डॉक्टर रमणीक महाजन, आपसे जानना चाहेंगे, नी रिप्लेसमेंट शब्द ऐसा है जिससे सुन के ऐसा लगता है कि क्या पूरा का पूरा घुटना निकाल कर बदल दिया जाता है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ हिस्सा बदला जाता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट जैसे मैं अभी इस मॉडल में समझा रहा था, नी रिप्लेसमेंट का मतलब है ये बोन है, इस बोन के ऊपर ये कार्टिलेज है और ये कुशन्स है। जब हमारा ये कार्टिलेज और ये कुशन्स घिस के खराब हो जाते हैं, हड्डी की शेप चेंज हो जाती है, तो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घुटना बदल देते हैं। बेसिकली यही कार्टिलेज और ये कुशन मेनिस्कस को हम चेंज करके एक नया आर्टिफिशियल घुटना जिसे हम बोलते हैं वो लगाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक मॉडल है जिसमें कि सेम चीज अब ये यहाँ ऐसे दिखा रहा है हमको कि हमने ये ब्लू जितना ये कार्टिलेज और मेनिस्कस दिख रहा है, इसकी जगह हमने ये एक आर्टिफिशियल चीज लगाई। आपकी हड्डी और आपकी बोन वहीं पड़ी है, तो हमने क्या किया, पुराना कार्टिलेज घिस के एक शेप दे दी, उसके बाद ये आर्टिफिशियल पार्ट इसके ऊपर लगाया जो कार्टिलेज का काम कर रहा है, और उसके बाद इसको जब हमने वापस लगाया तो अब इसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पर अल्टीमेटली हमने किया गया, हमने सिर्फ सरफेस चेंज करी है, तो हम इसे अगर री सरफेसिंग बोले तो शायद ज्यादा बेटर टर्म। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि पूरा का पूरा घुटना आपका बदल जाता है, सिर्फ सरफेस एक तरह से प्रैक्टिकली ऑपरेशन है। डॉक्टर पलाश, ये बताइए कि जैसे हर ट्रांसप्लांट के साथ जुड़े हुए सवाल हैं, इससे भी ऐसे ही सवाल होते हैं अमूमन मरीजों के कि क्या आर्टिफिशियल घुटना जब उनका लग जाएगा तो क्या वो उसी तरह से फंक्शन करेगा जैसे कि एक उनका ओरिजिनल घुटना करता था, उसी तरह से घिसेगा? ये तमाम सवाल। देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि क्या उतना ही काम करेगा और वैसे ही काम करेगा जैसे एक नॉर्मल घुटना काम करता है? तो हाँ, काफी हद तक जितने भी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल घुटने के जैसे ही रहते हैं। पर दो तीन चीजें हैं जो हम मरीज को हमेशा मना करते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से घुटने की उम्र कम होती है, तो हम उन चीजों के लिए मना कर देते हैं। और जो सवाल का दूसरा पहलू है आपका, वो ये है क्या ये घुटना भी वैसे घिसता है जैसे एक नॉर्मल घुटना घिसता है? तो हाँ, जो आपका पहला सवाल था घुटने की उम्र, वो उम्र इसीलिए कम हो रही है क्योंकि ये घुटना भी वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा घिसता है। तो मरीज बिल्कुल ऐसे महसूस कर सकता है जैसे उसके पास एक ओरिजिनल घुटना है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, ज्यादातर सारे काम वैसे ही होते हैं जैसे एक नॉर्मल घुटना है। हाँ, तो आपको एलियन फीलिंग नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर मिलिंद से है। डॉक्टर मिलिंद, ये बताइए कि जो महिलाएं होती हैं उनका घुटने का जो साइज होता है वो जाहिर तौर पर जो पुरुष हैं उनके घुटने के साइज से छोटा होता है, तो क्या इससे घुटने की बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है महिलाओं में? इन जनरल महिलाओं को यह बीमारी ज्यादा होती है। इसकी कुछ वजह है, जैसे हम मेनोपॉज कहते हैं या रजोनिवृत्ति कहते हैं, उसके बाद महिलाओं की हड्डियां हर एक साल में 2.5 साल से पुरानी हो जाती है। इनका मतलब उनकी हड्डियां ज्यादा कमजोर हो जाती है और उनके जो काम रहते हैं उसमें नीचे बैठना उठना या सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा ज्यादा होता है। तो महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा होती है और इसलिए भी होती है कि उनकी हड्डियां थोड़ी नाजुक है। डॉक्टर रमणीक, आपसे जानना चाहेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अब कुछ वक्त हो गया है कि भारत में भी हो रही है, क्या इसमें कोई नई तकनीक डेवलप की गई है अब? देखिए, टेक्नोलॉजी आजकल चेंज हो गई है। आजकल दो तरह से टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है। एक, वो हमको नए इंस्ट्रूमेंट्स दे रही है, नए, जिससे कि हम सर्जरी कर सके। जैसे कि नेविगेशन हमारे हाथ में आया है, जिससे कि हम कंप्यूटराइज्ड टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ ही उन्होंने हमें इम्प्लांट्स में भी मॉडिफिकेशन करी है कि जो पुराने इम्प्लांट्स आते थे वो जल्दी घिसने शुरू हो गए थे। इसीलिए मरीज हमारे डरते थे कि शायद हमारा घुटना 10 या 15 साल में ही खराब हो जाएगा। पर अब नए इम्प्लांट्स जो आए हैं, जैसे कि राउंड नी आया है, वो ये कहता है कि शायद ये इम्प्लांट एक बार लगा दे तो उसके बाद में हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, 30 साल चले, 35 साल चले। तो बेसिकली
जो पुराने पार्ट्स में घिसे उनको रिट्रीव किया गया, लैब में टेस्ट किया गया, उसके बाद कंपनीज ने नए पार्ट बनाए उनकी कमियों को देखते हुए। तो शायद ये राउंड नी या जो नए इम्प्लांट आए हैं ये हमें 30 या उससे ज्यादा चलने में मदद करेगा। डॉक्टर पलाश, एक और सवाल आम मरीजों का होता है कि अगर उनको ये दिक्कत है, आर्थराइटिस है, घुटनों में दिक्कत है, और अगर वो एक घुटने का ऑपरेशन करवाते हैं, एक घुटने का नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके जो पैर का लेंथ है उसमें ज्यादा कुछ, एक लंबा हो जाए, एक छोटा हो जाए, ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो भी रिसरफेस कर रहे हैं, हम जो भी घुटने का या हड्डी का जो खराब पार्ट है जिसको रिसरफेस किया जा रहा है, तो जितनी हड्डी निकाली जाती है उतनी ही लगाई जाती है जी। तो इट इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन टेबल। फिर हम क्योंकि कंप्यूटर से कर रहे होते हैं तो लेंथ पूरी एग्जैक्ट रखी जाती है, छोटे बड़े नहीं होते पैर। तो एक का ही अगर कोई करवाना चाहे, मरीज उसे लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत एक में है, तो वो करवा सकता है, या ये एडवाइजेबल है कि आप दोनों घुटनों का एक साथ ऑपरेशन करवाएं? ऐसा कुछ नहीं है, एक घुटने का भी एक बार में हम लोग काफी ज्यादा करते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि पैर छोटे बड़े हो रहे हैं। और ये चर्चा हम जारी रखेंगे, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। डॉक्टर पलाश, अगला सवाल भी आप ही से है ये कि जो नई तकनीक है नेविगेशन नी रिप्लेसमेंट की जो तकनीक है, इसमें और जो पहले वाली तकनीक थी, इसमें रिकवरी के समय में क्या बहुत फर्क है? रिकवरी के समय फर्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जैसे अब कंप्यूटर की मदद से, जो आप नेविगेशन कहते हैं, उसकी मदद से करते हैं, तो इसमें जो हड्डी है वो कम से कम खराब होती है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा कम होता है, मांसपेशियों पे कट कम लगता है, तो इसी वजह से जो मरीज की रिकवरी है वो काफी तेज और काफी बेहतर होती है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर मिलिंद से है, आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी खास पोज की वजह से भी महिलाओं में घुटने की समस्या बढ़ सकती है डॉक्टर? जोड़ों का दर्द हरदम आर्थराइटिस ही नहीं हो सकता है। कभी ये मार लगने से होता है, कभी इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी हड्डियों में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो जोड़ों का हर एक दर्द आर्थराइटिस नहीं होता है, मगर आर्थराइटिस के केसेस में जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी साथ में सूजन भी आ जाती है, और थोड़े ये सांधे जो है, तो जोड़ों का हर एक दर्द आर्थराइटिस नहीं होता है, मगर आर्थराइटिस के केसेस में जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी साथ में सूजन भी आ जाती है, और थोड़े ये सांधे जो है उनमें इन्फ्लेमेशन यानी स्टिफनेस और कुछ तरीके से थोड़ा गर्म होना ये भी देखा गया है। तो सांधे अकड़ जाना, सांधे को सूजन आना, सांधों में दर्द होना, और जो रोजमर्रा की एक्टिविटी है, बाहर जाना, चलना या सीढ़ी चढ़ना उतरना, वो सभी एक्टिविटीज में, वही सभी कामों में दिक्कत आना, ये आर्थराइटिस के पहले लक्षण है। डॉक्टर रमणीक, नी रिप्लेसमेंट से जुड़ा ये आम सवाल है कि इस तकनीक से मरीजों को कैसे फायदा होता है? देखिए, इंडिया में हमें ये सोचना चाहिए कि ज्यादातर पेशेंट के पास पॉलिसी, मेडिक्लेम या ऐसी रिइंबर्समेंट की बहुत ज्यादा नहीं है। पेशेंट जो भी खर्चा करता है वो उसकी जेब से जाता है। उसके अलावा आज की डेट में बच्चे सब लोग बिजी ज्यादा हो गए हैं, तो एक बार अगर हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो क्यों ना एक ही बार हम एक ऐसा अच्छा ऑपरेशन कराएं, चाहे हमारा खर्चा उसमें 10 की बजाय 15-20% फालतू आए, बट दोबारा जल्दी ना करने की एक कोशिश तो रहनी चाहिए। जी डॉक्टर पलाश, ये जो नई तकनीक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि क्या आपने गिनाया कि किस किस तरह से बेहतर है पुरानी तकनीक से, क्या इसमें ये भी है कि कस्टम मेड नी होता है पर्टिकुलर पेशेंट्स के हिसाब से? हाँ, इसमें बेसिकली जो हमारी जिग्स बनती हैं, जो घुटने के लिए जिग्स का इस्तेमाल होता है, अब नेविगेशन के साथ साथ एक और आ गया है कि कस्टम मेड, कि पेशेंट के जो नीज हैं उसकी सीटी और एमआरआई की मदद से हम पहले से ही डिजाइन करके मंगवा लेते हैं जिग्स को। तो इवन दिस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मरीज के लिए नेविगेशन के साथ साथ। इसको पेशेंट स्पेसिफिक बोला जाता है,
कि हर मरीज का उसके हिसाब से घुटने का माप देकर उसके साइज के हिसाब से सब कुछ बनकर आता है। डॉक्टर मिलन, ये बताइए कि क्या जोड़ों का दर्द जब भी किसी को हो तो उसका मतलब क्या ये है कि उसको आर्थराइटिस की समस्या है, और आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और घुटने के शुरुआती दर्द वाले मरीज जो हैं उनके लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा होती है। इसके कुछ कारण ये है कि मेनोपॉज के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद उनकी हड्डियां ज्यादातर कमजोर होते जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं कि हर एक साल हर एक व्यक्ति 1 साल से बूढ़ा होने वाला है, तो रजोनिवृत्ति के बाद स्त्रियों की, महिलाओं की हड्डियां जो है वो हर एक साल में 2.5 साल से बूढ़ी हो जाती है। इसकी वजह से उनकी हड्डियों का एजिंग फास्ट होता है। साथ में उनके जो काम है वो कामों में नीचे बैठना उठना या सीढ़ी चढ़ना उतरना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से भी ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। जी डॉक्टर रमनीक, इस सर्जरी के बाद मरीज कितने दिनों में आराम से चल फिर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली चलना फिरना हम लोग ये कहते हैं कि पेशेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक हैप्पी पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा, वेल मोटिवेटेड पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। हम ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हमें ये मालूम है कि अगर हमने आज सुबह किसी का ऑपरेशन किया है तो 6 घंटे 8 घंटे के बाद शाम तक फिजियोथेरेपिस्ट उसको खड़ा करना शुरू करा देता है। अगले दिन तक कॉरिडोर में चलना, टॉयलेट में जाना, अपने आप इंडिपेंडेंटली जाना, ये एवरेज पेशेंट का शुरू हो जाता है। पर ऑफ कोर्स वॉकर लेके चलना पड़ता है। 2 से 3 दिन के बाद जब ड्रेसिंग होती है तो हम सीढ़ी चढ़ना में भी मना नहीं करते। एवरीथिंग डिपेंड्स पेशेंट कितना एफर्ट एक्सरसाइज पे और रिहेबिलिटेशन पे कर रहा है। बिल्कुल, तो ये एफर्ट पे भी डिपेंड करता है। अगला सवाल डॉक्टर मिलिंद आपसे है कि क्या गर्म और ठंडे पानी के बैग्स यूज करने से जॉइंट पेन में रिलीफ मिल सकता है? उसका प्रयोग क्या करना चाहिए? सरफेस ट्रीटमेंट जो है, यानी गर्म और ठंडे पैक, ये बहुत ही सेफ है। पेट में लेने की दवाइयों से तो ये काफी सेफ है। पेट में लेने की दवाई से कभी किसी को एसिडिटी या पेन किलर से किसी को किडनी पर परिणाम वगैरह हो सकता है। तो गर्म और ठंडा सेक जो है, इसमें लेने के 3 तरीके होते हैं। कुछ कंडीशन में गर्म सेक अच्छा रहता है, जैसे कि अगर आपको दर्द हो और खास करके स्टिफनेस हो, जोड़ अकड़ गए हो, तो गर्म सेक ज्यादा काम करता है। अगर किसी को अकड़ ज्यादा नहीं है मगर दर्द के साथ सूजन है, तो वैसा केसेस में ठंडा सेक ज्यादा काम करता है। कभी कभी किसी को 5 मिनट गर्म या 5 मिनट ठंडा एक के बाद एक करने से ज्यादा फायदा होता है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बात कहते हैं। ये देखना भी जरूरी है कि किसी व्यक्तियों को गर्म सेक से अच्छा लगता है, किसी व्यक्तियों को ठंडे सेक से अच्छा लगता है। ये देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ज्यादा लेना चाहिए। मगर डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा गर्म सेक लेने वक्त देखना जरूरी है कि वो थोड़ा सा बर्न्स या जल न जाए, क्योंकि उन्हें कभी कभी संवेदना कम हो जाती है। डॉक्टर रमनीक, इस तकनीक में आम नी रिप्लेसमेंट के मुकाबले कितना खर्च आता है, जो नई तकनीक है नेविगेशन वाली, और क्या इस सर्जरी पर ज्यादा खर्च आता है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नई तकनीक है तो इस पे ज्यादा खर्च हो रहा होगा। हॉस्पिटल का खर्चा तो फिक्स है। किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी हम सर्जरी करेंगे, हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी की वजह से रेट नहीं बढ़ाता है। उसका तो रेट बढ़ता है आप किस तरह का रूम लेते हैं। आपका खर्चा बढ़ता है जब आप बेटर पार्ट डालते हैं। तो अगर एक एवरेज पार्ट आपका सपोज 70,000 रुपए का आता था, तो ये प्लांट और महंगा आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अल्टीमेटली गाड़ी के मॉडल की तरह है, आपके नए फोन्स की तरह है। जैसे जैसे आप नए मॉडल लेंगे आप उसका बेटर पैसा देंगे। हॉस्पिटल का रेट सेम रहता है। एक एवरेज में लगा के चलो तो अगर एक घुटने के ऊपर और एन एवरेज अगर मेरे को 2 लाख रुपए लगता है, तो इस टेक्नोलॉजी ये नए पार्ट के लगा के 3 लाख रुपए लगेगा। अगला सवाल आपसे डॉक्टर मिलिंद, ये बताइए कि लंबे समय तक आर्थराइटिस की समस्या जब किसी को हो जाती है तो डिफॉर्मिटी आ जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है नीज, और नी रिप्लेसमेंट इसमें कितना कारगर साबित होता है उसके बाद? जैसा कि हमने कहा कि आर्थराइटिस के केसेस में जोड़ों को सूजन आती है, दर्द होता है, इसी तरह से जोड़ों में टेढ़ापन भी आता है, जिसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं, यानी बोइंग ऑफ द लेग, या दोनों पैर धनुषाकृति हो जाते हैं। जब ही ये बोइंग या डिफॉर्मिटी डेवलप होती है तो एक्चुअली वेयर एंड टेयर की प्रोसेस, घिसावट की प्रोसेस बढ़ जाती है। जैसे कि कार के टायर की अलाइनमेंट जाने के बाद वो ज्यादा जल्दी घिसने को शुरू होते हैं। तो जब भी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है तभी ये टेढ़ा पैर सीधा करना जरूरी होता है, और किया भी जाता है,
क्योंकि वो सीधा करने के बाद ही जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, यानी जोड़ों में जो वजन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो अच्छी तरह से होके सीधे पैर में, और नए जोड़ों का लाइफ बढ़ जाता है, वो ज्यादा साल टिकते हैं। तो क्या डॉक्टर सही समय से नी रिप्लेसमेंट अगर करा लिया तो घुटने में फिर से कोई समस्या नहीं होती है, ऐसा मान सकते हैं मरीज? घुटने बदलने की सर्जरी के वक्त जोड़ों का टेढ़ापन भी सीधा किया जाता है, और वो जरूरी भी इसलिए होता है कि जोड़ों का टेढ़ापन जो है उसी की वजह से घिसावट या वेयर एंड टेयर बढ़ते जाता है। तो जब भी घुटने बदलने की सर्जरी होती है तभी जोड़ों का टेढ़ापन सीधा करके उसकी अलाइनमेंट एक स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में लाई जाती है। डॉक्टर पलाश, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि महिलाओं में ये दिक्कत बढ़ जाती है मीनोपॉज के बाद खासकर, तो क्या एहतियात बरती जा सकती है कि ये दिक्कत ना हो महिलाओं को, जैसे अपने फूड इंटेक में, डाइट में वगैरह में? क्योंकि औरतों में जो एहतियात हमें बरतनी चाहिए, ये एक बार जब मीनोपॉज शुरू हो जाता है तो उनको अपना वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, जी। नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत जरूरी है कि रोज वॉक करना चाहिए जिससे घुटने चलते रहें। आलती पालती मार के बैठना या उकड़ होकर बैठना अवॉइड करना चाहिए, जिससे घुटनों पर जोर कम से कम पड़े। जी, एक और हमारे व्यूअर हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपना सवाल पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं घर में सभी के लिए खाना बनाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे किचन में कई घंटे खड़ा रहना पड़ता है। खड़े रहने की वजह से कहीं मुझे आर्थराइटिस की शिकायत तो नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो प्लीज इसके उपाय बताइए। डॉक्टर, इनका ये पूछना है कि जैसे महिलाओं को अक्सर किचन में बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है खाना बनाने के दौरान, तो क्या इस तरह से बहुत लंबे समय तक अगर महिलाएं खड़ी रहती है तो इससे आर्थराइटिस का, घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत देर खड़े रहने से घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। कि हाँ, बहुत देर खड़े रहने से पैर की नसें थोड़ी कमजोर जरूर होती हैं, पर इसके लिए चाहें तो अपने आसपास किसी भी हड्डी के डॉक्टर से मिलके कुछ एक्सरसाइज सीख सकती हैं जिससे इस चीज को अवॉइड किया जा सके। तो ये बहुत टेंशन की बात नहीं है अगर वो कुछ देर किचन में खड़े होकर खाना बना रही हैं, तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह अगर आप लेती हैं तो आप इस समस्या से दूर रह सकते हैं। जैसा डॉक्टर बता रहे थे कि सही समय पे सही इंटेक ऑफ डाइट, और अगर आप जागरूक रहती हैं चीजों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बाकी दो डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी इंडिया न्यूज पे।